friends, welcome to the world of Companies Act 2013. Yes, my dear friends, in this video we are going to revise the provisions of chapter number 5, that is acceptance of deposits by companies. Acceptance of deposits by companies. यस माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई कंपनी को पैसे का जरूरत पड़ता है तो यहाँ पर द मोस्ट टू फेमस तरीका अंडर विच द कंपनी कैन रेज द फंड्स, इट इज आइदर बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज या तो बाय एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. अगर यहाँ पर कोई कंपनी डिपॉजिट्स के नाम पे फंड्स रेज करना चाहती है तो यस, उस कंपनी को चैप्टर नंबर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ेगा. सेक्शन नंबर 73 से लेकर सेक्शन नंबर 76A तक का प्रोविजन इस चैप्टर कवर करता है. यहाँ पर इस चैप्टर के साथ साथ हमें कुछ कंपनी रूल्स 2014 को भी समझना पड़ेगा. ओवर ईयर इस पूरे के पूरे चैप्टर में से सेक्शन नंबर 75, इस पूरे के पूरे चैप्टर में से सेक्शन नंबर 75 इज बीन ओमिटेड फ्रॉम अवर ICI's पोर्शन. यस माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं अबाउट डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर डिपॉजिट्स बोलिए, पब्लिक डिपॉजिट्स बोलिए या फिक्स्ड डिपॉजिट बोलिए, ये एक प्रकार का बोरोविंग बनता है फॉर अ कंपनी. मतलब जो भी कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेज करेगा वो फंड्स एक प्रकार का बोरोड कैपिटल कहलाएगा. डिपॉजिट्स सिक्योर्ड भी हो सकता है या अनसिक्योर्ड भी हो सकता है. मतलब अगर यहाँ पर कंपनी ने डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेज किया एंड कंपनी ने अपने डिपॉजिटर को कोई भी प्रकार का असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करके दिया या असेट को एज अ सिक्योरिटी दिया, देन दोज डिपॉजिटर आर कॉल्ड एज सिक्योर्ड डिपॉजिटर्स. अगर कंपनी ने आपके पास से डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स लिया एंड आपके लिए कोई भी प्रकार का असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं किया जाता है तो यू आर कॉल्ड एज एन अनसिक्योर्ड डिपॉजिटर. इस पूरे के पूरे चैप्टर में सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 76 along with the rules towards acceptance of deposits, ये तीन चीज बहुत ही रेलेवेंट प्रोविजन होएगा फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. जब भी हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को अगर फंड्स रेज करना है डिपॉजिट्स के माध्यम से तो उन कंपनीज को ये चैप्टर के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है. लॉ मेकर बोलता है कि सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 76 इन चार कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं करवाया जाता है. दैट इज बैंकिंग कंपनी, NBFCs, housing finance companies and any such other company which is been notified by central government from time to time. अगर ये लोग कोई भी प्रकार का डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेज करना चाहते हैं तो उन्हें अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन्हें अपने खुद के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है. यहाँ पर डिपॉजिट्स बोलोगे तो दो प्रकार का डिपॉजिट्स होता है. One is as per section number 73, another is as per section number 76. Section number 73 बोलता है a company is prohibited to accept deposits from public. Yes, section number 73 बोलता है a company is prohibited to accept deposits from public. अगर यहाँ पर इसका मीनिंग देखूं तो बॉस, कोई कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स नहीं ले सकता है, बट अगर कंपनी चाहेगा तो अपने खुद के मेंबर्स के पास से डिपॉजिट्स ले सकता है. लॉ मेकर बोलता है कि वेदर यू आर अ प्राइवेट कंपनी और वेदर यू आर अ पब्लिक कंपनी, हाँ जी, यदि आपका कंपनी प्राइवेट कंपनी हो या यदि आपका कंपनी पब्लिक कंपनी हो, बोथ द कंपनीज आर अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स. बट यदि हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, हाँ जी, सेक्शन नंबर 76 अलाउ करता है.
सेक्शन नंबर 76 अलाउ करता है कंपनी को टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। बट जब मैं बोलूं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, तो याद रखना ओनली एंड ओनली those public companies can accept deposits from public at large which are eligible in nature, which are eligible in nature. What is eligible company? तो बॉस उसके बारे में हम सेक्शन नंबर 76 में जरूर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी के लिए इतना याद रखो कि क्या एवरी पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज? द आंसर इज नो। Only those public companies which are eligible companies can accept deposits from public at large. Over here सबसे पहले हम रिवाइज करते हमारे सेक्शन नंबर 73 को, जो बोलता है अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। जब भी कोई कंपनी अपने ही मेंबर्स के पास से डिपॉजिट्स के नाम पे अगर फंड्स रेस करना चाहेगा, तो यहाँ पर जिन जिन मेंबर्स ने कंपनी को फंड्स दिया वो मेंबर्स भी कहलाएंगे एंड वो लोग कंपनी के डिपॉजिटर्स भी कहलाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि वो लोग के पास ड्यूअल कैपेसिटी रहेगा, वन एज अ मेंबर, अनदर एज अ क्रेडिटर। Before accepting deposits from members, यहाँ पर कंपनी सबसे पहले अपने मेंबर्स के पास से एक रेजोल्यूशन पास करवाएगा। जी हाँ, रेजोल्यूशन पास करवाने से पहले कंपनी अपने मेंबर्स को समझाएगा कि हम आपके पास से फंड्स क्यों रेज कर रहा है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, हम आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सिक्योर्ड रखेंगे या अनसिक्योर्ड रखेंगे, यहाँ पर व्हाट विल बी द पीरियड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह डिटेल्स मेंबर्स को पहले समझाया जाएगा। तो जब भी कोई कंपनी अपने ही मेंबर्स के पास से डिपॉजिट्स लेगा तो उन कंपनी को पहले एक रेजोल्यूशन जरूर पास करना पड़ेगा। यस, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। लॉ मेकर बोलता है कि जब तक कंपनी अपने डिपॉजिटर्स का पैसा रीपे नहीं करेगा, जब तक कोई कंपनी अपने डिपॉजिटर्स का पैसा रीपे नहीं करेगा, तब तक के लिए कंपनी को एक इंटरेस्ट उनके लिए रखना पड़ेगा। द कंपनी शैल रीपे द एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। द कंपनी शैल रीपे द एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर यहाँ पर कंपनी ने 2 साल के लिए डिपॉजिट लिया है, तो ये 2 साल का जो भी इंटरेस्ट अमाउंट अक्रू होएगा, वो इंटरेस्ट अमाउंट के साथ कंपनी अपने डिपॉजिटर को प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करेगा। लॉ मेकर बोलता है कि जब भी कंपनी ने डिपॉजिटर के साथ कोई भी प्रकार का फेलियर किया, अरे भैया करके तो देखो, अगर कोई कंपनी ने अपने डिपॉजिटर के साथ कोई भी प्रकार का फेलियर किया, तो वो डिपॉजिटर सीधा का सीधा ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन दे सकता है कि ट्रिब्यूनल जी देखो हमारा कंपनी डिपॉजिट के नाम पे हमसे कोई प्रकार का डिफॉल्ट किया है। तो यहां पर ट्रिब्यूनल सीधा का सीधा उस कंपनी को ऑर्डर करेगा, कंपनी को डायरेक्शन दिया जाएगा कि जल्द से जल्द डिपॉजिटर के पैसे को रीपे करो, जल्द से जल्द डिपॉजिटर के पैसे को रीपे करो। यहां पर अगर कोई भी डिपॉजिटर को नुकसान हुआ रहेगा तो आप उस नुकसान का भरपाई भी करो। यस, द कंपनी विल बी आल्सो आस्क्ड टू पे द लॉस और डैमेजेस व्हिच विल बी सस्टेन्ड बाय द डिपॉजिटर। अब जब भी कंपनी ने डिपॉजिट्स के नाम पे फंड्स रेस किया है, तो प्रीटी ऑब्वियस है कंपनी इन फंड्स को रीपे भी करेगा। अब रीपे करने के लिए यहाँ पर कंपनी के पास कोई प्रकार का जादुई चिराग तो नहीं होएगा कि बॉस डेट ऑफ मैच्योरिटी आया है, चलो चिराग घिसते हैं, जीन बार आएगा पैसा देगा, अपन वो पैसा डिपॉजिटर्स को रिफंड करेगा। नहीं, तो यहाँ पर कंपनी को एक रिजर्व बनाना पड़ता है, यहाँ पर कंपनी को एक रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है कॉल्ड एज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। यहां पर लॉ मेकर ने बोला था कि बॉस यहां पर जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स लेगा, वो कंपनी को कोई प्रकार का कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी अपने मेंबर्स को एक सर्कुलर इशू करेगा, सर्कुलर के अंदर वेरियस डिटेल्स लिखा जाएगा। सर ये सर्कुलर को क्या हम इनविटेशन टू ऑफर बोल सकते हैं? यस, बट लिखना मत। एग्जाम में वर्ड सर्कुलर लिखना रादर देन राइटिंग डाउन द वर्ड कॉल्ड एज इनविटेशन टू ऑफर।
देखो भैया, अगर कंपनी शेयर्स के माध्यम से अगर फंड्स रेस करने आता था तो कंपनी यहां पर सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करता था। बट यहां पर अगर कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से अगर फंड्स रेस करने आता है तो वो कंपनी सबसे पहले एक सर्कुलर इशू करेगा जिसमें वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में लिखा रहेगा। हाँ सर, लेक्चर के दौरान आपने बताया था क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में भी लिखना पड़ता है। यस, व्हाट इज अ क्रेडिट रेटिंग? तो बॉस यहां पर क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है अबाउट द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रीपे बैक दोस फंड्स। इट टेल्स यू अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। यहां पर ये सर्कुलर लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी को पहले आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा एटलीस्ट 30 days बिफोर द सर्कुलर इज बीन इश्यूड टू इट्स मेंबर्स और पब्लिक एट लार्ज। जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस करने आएगा तो बॉस कंपनी पहले सर्कुलर बनाएगा। सर्कुलर बनने के बाद सर्कुलर का कॉपी आरओसी के पास फाइल होएगा एंड फिर वो सर्कुलर इशू करवाया जाएगा। यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि जिन जिन कंपनी ने डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस किया है वो कंपनी एक रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेगा कॉल्ड एज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। लॉ मेकर बोलता है कि जो भी पैसा कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से मैच्योर करवाने वाला था इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसका एटलीस्ट 20% जितना पैसा इस फाइनेंशियल ईयर के ऑन और बिफोर 30 अप्रैल के पहले एक सेपरेट अकाउंट में जमा करवा देना पड़ेगा। सर हम लोग ने तो 40% जमा करवाया, सर हम लोग ने तो 50% जमा करवाया। अरे दैट्स कंप्लीटली फाइन। लॉ मेकर ने क्या बोला है? इट शुड नॉट बी लेसर देन 20%। तुम अगर उससे ज्यादा करते हो ना तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि यहां पर आपका कंपनी एक प्रकार का सर्टिफिकेशन लाएगा कि बॉस हमारा कंपनी जब भी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस किया था तो हमने कोई भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं किया था, नाइदर टूवर्ड्स द रीपेमेंट नॉर टूवर्ड्स इंटरेस्ट। पिछले 5 साल में हमारा कंपनी कोई भी प्रकार का डिफॉल्ट किया नहीं है। अगर हमारा कंपनी डिपॉजिटर को सिक्योर्ड रखना चाहता है तो यस माय डियर फ्रेंड्स कंपनी असेट के ऊपर चार्ज जरूर क्रिएट करेगा। बट अगर कंपनी अपने डिपॉजिटर को अनसिक्योर्ड रखना चाहता है तो उस चीज का जानकारी कंपनी सर्कुलर के अंदर जरूर देगा कि हमने यहां पर डिपॉजिटर को अनसिक्योर्ड रखना है, यहां पर इन कंडीशन से छुटकारा एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा सकता है अगर उस प्राइवेट कंपनी ने ये तीन में से कौन सा भी एक कंडीशन को अगर फुलफिल किया रहेगा तो। लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपका प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम मेंबर्स विच इज अप टू 100% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, एंड जी हाँ यहां पर वो कंपनी अपना डिटेल्स दैट इज डिपॉजिट्स का डिटेल्स आरओसी के पास तो जरूर फाइल करना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंडीशन फुलफिल किया है तो जाओ तुमको पिछले स्लाइड का कोई भी प्रकार का प्रोविजन एप्लीकेबल होएगा नहीं। मतलब पिछले स्लाइड का पॉइंट नंबर ABCD में से आप लोगों को एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। या तो आप एक ऐसे प्राइवेट कंपनी हो विच इज अ स्टार्टअप एंड अभी तक 5 years हैव नॉट बीन एलेप्स्ड फ्रॉम योर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बस अभी रिसेंटली तुम्हारा प्राइवेट कंपनी एज अ स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट हुआ है, अभी तक 5 साल गुजरा नहीं है तो यस इन दैट केस तुम्हारे कंपनी को भी पॉइंट नंबर ABCD में से एग्जेम्पशन दिया जाएगा। या तो तुम्हारा प्राइवेट कंपनी ये तीनों का तीन कंडीशन फुलफिल करता है। तुम्हारा प्राइवेट कंपनी ना ही किसी का एसोसिएट है ना ही किसी का सब्सिडियरी है। आपका प्राइवेट कंपनी जो बोरोविंग्स लेके बैठा है, जो उधार का पैसा लेके बैठा है बैंकर के पास से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास से, वो उधार का पैसा इज लेसर देन twice the paid up share capital or 50 crores whichever is lower. एंड यस ये जो भी पैसा तुम्हारा कंपनी उधार पे लेके बैठा है
उसके ऊपर कोई भी प्रकार का फिलहाल एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं चल रहा है, एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं चल रहा है। तो अगर ये तीन में से कौन सा भी एक कंडीशन, अगर ये तीन में से कौन सा भी एक कंडीशन आपका कंपनी दैट इज प्राइवेट कंपनी ने फुलफिल किया, तो वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने, तो मौज कर दी। यहां पर आपके उस प्राइवेट कंपनी को हम एग्जेम्पशन दे देंगे फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ पॉइंट नंबर ए बी सी डी। जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस करता है, तो यस, उस कंपनी को उस चीज का डिटेल्स आरओसी के पास जरूर जमा करना पड़ता है अंडर अ फॉर्म कॉल्ड एज डीपीटी 3, अंडर अ फॉर्म कॉल्ड एज डीपीटी 3। तो यहां पर हम लोगों ने सेक्शन नंबर 73 के प्रोविजन को बराबर से रिवाइज कर दिया। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, जो बोलता है अबाउट सेक्शन नंबर 76। हाँ जी, सेक्शन नंबर 76 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 76 बोलता है अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। Sir, can a private company accept deposits from public at large? The answer is no. प्राइवेट कंपनीज कभी भी डिपॉजिट्स के माध्यम से पैसा पब्लिक के पास से रेस कर सकता नहीं है। लॉ मेकर बोलता है कि इट इज अ पब्लिक कंपनी हु कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। बट याद रखना, ऑल पब्लिक कंपनीज आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। Only those public companies which are eligible companies, only those public companies which are eligible companies can accept deposits from public at large. एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या बनता है? तो लॉ मेकर बोलता है कि आप एक ऐसे पब्लिक कंपनी हो जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या तो आपका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो यहां पर ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर अ पब्लिक कंपनी एंड यू आर एलिजिबल इन नेचर, तो अगर आपका कंपनी पब्लिक कंपनी होएगा एंड अगर वो एलिजिबल होएगा ना, तो ही वो कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट ले सकता है। जब भी आपका कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट लेना चाहेगा, तो यस, आपका कंपनी सबसे पहले एक जनरल मीटिंग बुलाएगा जिसमें मेंबर्स लोगों का एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया जाएगा। लॉ मेकर बोलता है कि अगर बाय चांस आप जितना पैसा डिपॉजिट्स के माध्यम से लेना चाहते हो प्लस जितना आपका एग्जिस्टिंग बोरोविंग्स है, ये दोनों को ऐड किया एंड अगर इट इज लेसर देन इक्वल टू, ये दोनों चीज को ऐड किया एंड इफ इट इज लेसर देन इक्वल टू द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो फिर आपका कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगा तो भी चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगा फिर भी चलेगा। लॉ मेकर ने बोला कि जो भी कंपनी एलिजिबल कंपनी होता है, जो भी कंपनी एलिजिबल कंपनी होता है, उनको साल भर साल, सालों साल, हर साल एक क्रेडिट रेटिंग लाना पड़ेगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उनको एक क्रेडिट रेटिंग लाना पड़ेगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हाँ जी, ये क्रेडिट रेटिंग आपको लाना पड़ेगा ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, ये क्रेडिट रेटिंग आपको लाना पड़ेगा ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। अगर आपका कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट्स इनवाइट किया था, आपने वो डिपॉजिट्स के पैसे को स्वीकार भी लिया, तो लॉ बोलता है कि जिस दिन आपने पैसा स्वीकारा ना, उधर से 30 दिनों के अंदर अंदर, उधर से 30 दिनों के अंदर अंदर आपका कंपनी उन सिक्योर्ड डिपॉजिटर्स के लिए असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर देना चाहिए। आपका कंपनी असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर देना चाहिए। ओके, तो यहां पर हमने सेक्शन नंबर 76 के प्रोविजन को भी अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 74, जो बोलता है अबाउट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कमेंस होने से पहले, मतलब यहां पर अगर आपका कंपनी पुराने जमाने में, मतलब पुराने कंपनीज एक्ट के हिसाब से बोलेगा तो कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से
एज पर द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956, अगर तुम्हारा कंपनी डिपॉजिट्स लिया है एंड उनका मैच्योरिटी आना बाकी है, बट यहां पर फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 कमेंस हो चुका, आपका कंपनी पुराने एक्ट के हिसाब से डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस किया था, बट यहां पर अभी तक उनका मैच्योरिटी नहीं आया है, एंड यहां पर अगर कंपनीज एक्ट 2013 कमेंस हो चुका है तो मेहरबानी करके आपको उन पुराने डिपॉजिट्स का डिटेल्स पहले आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। उन पुराने डिपॉजिट्स का डिटेल्स पहले आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा विद इन 3 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। लगे हाथ आपका कंपनी उन पुराने डिपॉजिट्स को रीपे कर देना चाहिए विद इन 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ सच एक्ट और द एक्चुअल डेट ऑफ रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट या तो द एक्चुअल डेट ऑफ रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर अगर हमारा कंपनी उन पुराने जमाने के डिपॉजिट्स को रिन्यू करना चाहता है, हाँ तो रिन्यू करो ना, रिन्यू करो, बट रिन्यूअल शुड बी नाउ डन एज पर द न्यू रूल्स, दैट इज एज पर चैप्टर नंबर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपका कंपनी कोई भी प्रकार का एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट का इच्छा रखता है तो आपका कंपनी एप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल आपके कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को कंसीडर करेगा, एंड अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि हाँ कंपनी को फर्दर टाइम अलाउ करवा देना चाहिए तो ही आपके कंपनी को फर्दर टाइम अलाउ करवा दिया जाएगा, वरना फर्दर टाइम अलाउ करवाया जाएगा नहीं। अगर कंपनी ने सेक्शन नंबर 74 का कोई भी प्रोविजन तोड़ा, अगर कंपनी ने सेक्शन नंबर 74 का कोई भी प्रोविजन तोड़ा तो कंपनी के ऊपर एज वेल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर एज वेल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर सीधा का सीधा पनिशमेंट लग जाएगा। कंपनी के ऊपर मिनिमम 1 करोड़ मैक्सिमम 10 करोड़ का पेनल्टी लगेगा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम 25 लाख का पेनल्टी मैक्सिमम 2 करोड़ तक जा सकता है। या तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को हम 7 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट के लिए भी भेज सकते हैं, या तो दोनों का दोनों चीज भी हो सकता है। तो यहां पर हमने सेक्शन नंबर 74 के प्रोविजन को भी रिवाइज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 76A। सेक्शन नंबर 76A बोलता है कि अगर आपका कंपनी कोई भी प्रकार का प्रोविजन का उल्लंघन किया टुवर्ड्स 73 और 76, अगर आपका कंपनी सेक्शन 73 या सेक्शन नंबर 76 का उल्लंघन किया। सेक्शन 73 क्या था? A company was prohibited to accept deposits from public at large, मतलब a company is allowed to accept deposits from members। फिर आपका कंपनी पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, both the companies are allowed to accept deposits from members। सेक्शन नंबर 76 बोल रहा था कि a company can accept deposits from public at large, that is only and only a public company which is eligible in nature can accept deposits from public at large। यहां पर सेक्शन नंबर 73 के अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस था, सेक्शन नंबर 76 के अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस था। अगर आपका कंपनी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो बेस्ट है, वरना ऑल द बेस्ट है, वरना ऑल द बेस्ट है। बिकॉज यहां पर अगर सेक्शन नंबर 73 या तो सेक्शन नंबर 76 का कोई भी प्रोविजन का उल्लंघन किया जाएगा तो यस, कंपनी के ऊपर एज वेल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर एक प्रकार का पनिशमेंट लागू करवा दिया जाएगा। कंपनी के ऊपर मिनिमम पेनल्टी आएगा 1 करोड़ रुपए का, या तो ट्वाइस द अमाउंट एक्सेप्टेड थ्रू डिपॉजिट्स विच एवर इज लोअर, ये मिनिमम पेनल्टी बनेगा। मैक्सिमम कितना रह सकता है पेनल्टी? तो 10 करोड़ रुपए का। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर सीधा का सीधा मिनिमम 25 लाख का पेनल्टी, मैक्सिमम 2 करोड़ का पेनल्टी।
लगे हाथ ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 7 साल के लिए जेल का सजा भी दिया जा सकता है। यहां पर अगर पता चलता है कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने जानबूझ के कोई प्रकार का गलत इंफॉर्मेशन दिया है या कोई इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया है, तो यहां पर हम उसके ऊपर अलग से सेक्शन नंबर 447 का प्रोविजन भी ठोक देगा। एंड सेक्शन नंबर 447 डील्स विद पेनल्टी फॉर फ्रॉड। सेक्शन नंबर 447 डील्स विद पेनल्टी फॉर फ्रॉड। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने अभी तक सेक्शन नंबर 73, सेक्शन नंबर 76, सेक्शन नंबर 74 एंड सेक्शन नंबर 76A के प्रोविजन को कंप्लीटली रिवाइज कर दिया है। यहां पर इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ रूल्स भी फॉलो करना पड़ता है, दैट इज द रूल्स टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एंड ये सारा का सारा रूल्स दिया गया है अंडर कंपनी रूल्स 2014, अंडर कंपनी रूल्स 2014। लॉ मेकर बोलता है कि जो भी कंपनी नया डिपॉजिट ले रहा है या अपने डिपॉजिट्स को रिन्यू कर रहा है, either the company is accepting a new deposit or the company is going for a renewal, under any circumstances the deposits can be accepted for a period not lesser than 6 months or for a period not more than 36 months। 36 मंथ्स बोलेगा तो 3 साल, मतलब जो भी कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस करना चाहता है, जो भी कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस करना चाहता है, वो कंपनी डिपॉजिट्स स्वीकारेगा फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। फिर वो नया डिपॉजिट हो या रिन्यूअल का बात हो, द रूल रिमेन्स द सेम। बट अगर आपका कंपनी कोई प्रकार का शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स चाह रहा है, कोई प्रकार का शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स का फंड्स चाह रहा है, तो वो कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस कर सकता है, जिसमें रीपेमेंट 6 महीने से पहले भी हो सकता है, बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स, बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि जो भी कंपनी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स लेने वाला रहेगा, वो कंपनी मैक्सिमम कितना शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ले सकता है, तो इट इज 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। उससे ज्यादा का शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कंपनी कभी भी एक्सेप्ट करवा सकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंपनी का नाम लिया एज ABC लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कंपनी का नाम लिया ABC लिमिटेड, ये कंपनी का पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम तीनों मिलकर अगर 1000 करोड़ का हो रहा है, एंड अगर ये कंपनी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करवाना चाहती है, अगर ये कंपनी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करवाना चाहती है, शॉर्ट टर्म बोलेगा तो इट विल बी फॉर मिनिमम 3 मंथ्स, इट कैन बी रीपेड इवन अर्लियर देन 6 मंथ्स। तो यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि 100 करोड़ से ज्यादा का शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कंपनी करवा सकती नहीं है। जब भी हम डिपॉजिट्स का बात करते हैं तो यस, एक से ज्यादा व्यक्ति एक डिपॉजिट रिसिप्ट को होल्ड कर सकता है। जैसे शेयर्स को कैसे जॉइंटली होल्ड किया जाता है, वैसे डिपॉजिट रिसिप्ट्स भी जॉइंटली होल्ड किया जा सकता है। बट सर मैक्सिमम कितने जॉइंट डिपॉजिटर्स हो सकते हैं? तो लॉ मेकर बोलता है कि एक डिपॉजिट रिसिप्ट के अंदर मैक्सिमम 3 डिपॉजिटर्स का नाम लिखा जा सकता है, उससे अधिक डिपॉजिटर्स हो सकते नहीं है। नेक्स्ट रूल आता है जो बोलता है अबाउट द सीलिंग लिमिट्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। लॉ मेकर बोलता है कि जब भी आपका कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस करेगा, तो बॉस डिपॉजिट्स के माध्यम से कंपनी कितना फंड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम फंड्स द कंपनी कैन रेज थ्रू डिपॉजिट्स। तो लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपका कंपनी एलिजिबल कंपनी होएगा, अगर आपका कंपनी एलिजिबल कंपनी होएगा, तो आपका कंपनी डिपॉजिट्स के लिए पैसा मेंबर के पास से भी ले सकता है, पब्लिक के पास से भी ले सकता है। अगर आपका कंपनी डिपॉजिट्स के लिए पैसा मेंबर के पास से ले रहा है, तो इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आपका कंपनी पब्लिक के पास से फंड्स ले रहा है इन अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 25%
of paid up capital plus free reserves plus securities premium. मतलब एलिजिबल कंपनी ओवरऑल 35% जितना पैसा डिपॉजिट्स के तौर पे ले सकती है, बट जिसमें से 10% मेंबर्स के पास से, 25% पब्लिक के पास से। लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपका कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी है, अगर आपका कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी है, तो आपका कंपनी डिपॉजिट्स के लिए फंड्स सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के पास से लेगा और किसी के पास से ले सकता नहीं है। एंड यहां पर आपके कंपनी के लिए लिमिट रहेगा 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई रिपीट, अगर आपका कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी होता है तो आपका कंपनी डिपॉजिट्स के लिए फंड्स सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के पास से ले सकता है, which should not be exceeding 35% of paid up capital plus free reserves plus securities premium. लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपका कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है which is eligible in nature, अगर आपका कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है विच इज एलिजिबल इन नेचर, तो आपका कंपनी डिपॉजिट के तौर पे फंड्स एक्सेप्ट करवा सकता है विच शुड नॉट बी एक्सीडिंग 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर बाय चांस आपका कंपनी एक स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी है, आपका कंपनी एक स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी है। IFSC का मतलब क्या होता है? तो बॉस, आपका पब्लिक कंपनी इज वर्किंग थ्रू एन एरिया कॉल्ड एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो अगर आपका कंपनी मेंबर के पास से डिपॉजिट ले रहा है, अगर आपका कंपनी मेंबर के पास से डिपॉजिट ले रहा है, तो इट शुड बी नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। लास्ट पॉइंट आता है विच इज फॉर अ प्राइवेट कंपनी। अरे भैया, प्राइवेट कंपनी जब भी डिपॉजिट्स लेगा तो वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर के पास से ही ले सकता है, विच शुड नॉट बी एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट लॉ मेकर ने बोला कि अगर आपका प्राइवेट कंपनी एक प्रकार का स्टार्टअप कंपनी है, अगर आपका कंपनी एक प्रकार का स्टार्टअप कंपनी है, या तो आपका प्राइवेट कंपनी क्या कोई भी प्रकार का, आपका प्राइवेट कंपनी कोई भी प्रकार के कोई दूसरे कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं है या ना ही किसी का सब्सिडरी है। यहां पर आपका कंपनी दैट इज प्राइवेट कंपनी जो भी बोरोविंग्स लिया है, इट इज लेसर देन twice the paid up capital or 50 crores whichever is lower, and in borrowings के ऊपर कोई भी प्रकार का subsisting default नहीं चल रहा है, कोई भी प्रकार का subsisting default नहीं चल रहा है। देखो, आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आपके पास लिमिट कितना है? 100% का। आप डिपॉजिट्स के तौर पे पैसा किसके पास से मांगोगे? मेंबर के पास से। बट यदि आप एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी हो, या तो आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हो जो ना ही किसी का एसोसिएट हो, ना ही किसी का सब्सिडियरी हो, ना ही किसी का एसोसिएट हो, ना ही किसी का सब्सिडियरी हो, आपका कंपनी अभी तक जो बोरोविंग्स लेके बैठा है, दैट बोरोविंग्स इज लेसर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल और 50 करोड़। यहां पर ये बोरोविंग्स के ऊपर कोई भी प्रकार का एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं चल रहा है। तो ये दोनों में से अगर कौन सा भी एक प्रोविजन फॉलो किया, ये दोनों में से अगर कौन सा भी एक प्रोविजन फॉलो किया, तो यस, आपके प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। आपके प्राइवेट कंपनी के लिए लिमिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। ओवर ईयर नेक्स्ट रूल आता है जो बोलता है कि जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेज करना चाहेगा, तो वो कंपनी जब भी अपने डिपॉजिटर को कुछ इंटरेस्ट देना चाहेगा, या कंपनी अपने ब्रोकर्स को कुछ ब्रोकरेजेस पे करना चाहेगा, तो बॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज शुड नॉट बी एक्सीडिंग
द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स बाय आरबीआई फॉर एनबीएफसीज। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए जो भी प्रकार का प्रिस्क्राइब्ड लिमिट रखा रहेगा उससे ज्यादा का रेट आपका कंपनी अपने डिपॉजिटर्स को या अपने ब्रोकर्स को दे सकता नहीं है। लॉ मेकर बोलता है कि अगर एक बार कंपनी ने डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस करने के लिए सर्कुलर इशू कर दिया है एंड कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट करना भी चालू कर दिया है, तो अब कंपनी उस सर्कुलर के अंदर के कोई भी प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशंस को बदल नहीं सकती है। ना अगर डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा या कोई भी प्रकार का डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंटर किया गया रहेगा, कोई भी प्रकार का टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑल्टर किया जा सकता नहीं है। लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपका कंपनी एलिजिबल कंपनी होएगा तो आपका कंपनी हर साल, आई रिपीट, हर साल आपका कंपनी सीधा का सीधा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाएगा एंड एक क्रेडिट रेटिंग जरूर लाएगा। वो क्रेडिट रेटिंग आप आरओसी के पास फाइल करोगे अंडर अ फॉर्म कॉल्ड एज DPT3। सर व्हाट इज द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड? तो लॉ मेकर बोलता है द क्रेडिट रेटिंग शुड नॉट बी बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स। जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग रखा रहेगा उससे बिलो का तुम्हारे कंपनी का क्रेडिट रेटिंग्स होना चाहिए नहीं। सर जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स एक्सेप्ट करवाना चाहेगा तो क्या वो कंपनी पहले सर्कुलर इशू करेगा? यस, प्रीटी ऑब्वियस है, सर्कुलर इशू करवाना पड़ेगा। अगर आपका कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी हो या आपका कंपनी एलिजिबल कंपनी हो, देख जब मैं बोलूं आपका कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी है तो आपका कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाला है ओनली एंड ओनली फ्रॉम मेंबर्स। बट जब मैं बोलूं कि आपका कंपनी एलिजिबल कंपनी है तो आपका कंपनी डिपॉजिट्स के लिए फंड्स पब्लिक के पास से भी ले सकता है एज वेल एज मेंबर के पास से भी ले सकता है। अरे भैया, वेदर यू आर एलिजिबल कंपनी और वेदर यू आर अदर देन एलिजिबल कंपनी, तो याद रखना कंपनी को सर्कुलर हर वक्त इशू करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप अपने मेंबर्स को सर्कुलर इशू करवाने वाले हो तो वो सर्कुलर DPT1 के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। ये सर्कुलर आप अपने मेंबर्स को भिजवा सकते हो या तो रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू के माध्यम से, या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या तो ईमेल्स के थ्रू। अच्छा, यहां पर आपको ये सर्कुलर एक न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवाना पड़ेगा। एंड कौन सा न्यूज़पेपर? तो लॉ मेकर बोलता है इंग्लिश न्यूज़पेपर एज वेल एज वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर। लॉ मेकर बोलता है कि आपके कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो एक प्रकार का सर्टिफिकेट जारी करेगा कि इस कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिपॉजिट जब पास्ट में रिसीव किया था तो कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं किया था, नाइदर टूवर्ड्स रीपेमेंट नॉर टूवर्ड्स इंटरेस्ट। एंड अगर किया भी था ना तो भैया 5 साल गुजर चुका था उस डिफॉल्ट को गुड बनाने में, उस डिफॉल्ट को गुड रखने में। यहां पर हमारा कंपनी जो भी सर्कुलर इशू करेगा वो सर्कुलर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पे एंड अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किया जाएगा। ये जो भी सर्कुलर इशू किया जाएगा वो सर्कुलर या तो एडवर्टीजमेंट बोलो या सर्कुलर बोलो, उसका वैलिडिटी होएगा अप टू 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अप टू 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब ये एडवर्टीजमेंट इशू किया गया था, या तो जब आप अपने कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया एंड मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश किया। ये दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर। सर मान लो हमारा कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया ही नहीं है, लॉ बोला ऐसा नहीं करने का, एनुअल जनरल मीटिंग तो बुलाना चाहिए था। बट अगर बाय चांस ड्यू टू एनी रीजन आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुला रहे हो तो आपके कानून में लिखा जाता है द लास्ट डेट of calling annual general meeting, that is 30th September in majority of cases। तो यहाँ पर
अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाया तो फिर लेटेस्ट डेट दैट इज 30 सितंबर को उधर लिख दिया जाएगा। मतलब फिर वैलिडिटी क्या बनेगा, तो 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 30 सितंबर विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, अगर बाई चांस आपने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया तो 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या तो जिस तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया, ये दोनों तारीख में से विच एवर इज अर्लियर, तब तक उस सर्कुलर का वैलिडिटी होएगा। अगर सर्कुलर का वैलिडिटी एक्सपायर हो गया एंड अगर आपका कंपनी और फंड्स रेज करना चाहता है डिपॉजिट्स के माध्यम से, तो फिर आपके कंपनी को एक फ्रेश सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। यहां पर अगर आपका कंपनी एलिजिबल कंपनी होएगा तो आपका कंपनी सर्कुलर सीधा का सीधा डीपीटी 1 के हिसाब से ही लाएगा। यहां पर ये कंपनी डिपॉजिट के लिए पैसा पब्लिक के पास से मांगने वाला है, तो कंपनी सीधा का सीधा यहां पर सर्कुलर दैट इज एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट, एक प्रकार का न्यूज़पेपर पब्लिकेशन लाएगा एंड इट विल बी ब्रॉट अंडर अ न्यूज़पेपर कॉल्ड एज इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड अ वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर। यहां पर कंपनी ये सर्कुलर अपने वेबसाइट के ऊपर भी प्लेस करेगा। यस, यहां पर ये जो भी एडवर्टीजमेंट था ये हमेशा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पे एंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अथॉरिटी पे इशू किया जाएगा। लॉ मेकर बोलता है कि हमें पहले ये सर्कुलर आरओसी के पास फाइल करवाना पड़ेगा। यहां पर द वैलिडिटी रिमेन्स द सेम, दैट इज 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्कुलर वॉज बीन इशूड और the day when the annual general meeting was been held, whichever is earlier। अगर कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया ही नहीं, then the latest date by which annual general meeting should have been called। लॉ मेकर बोलता है कि अगर एक बार वैलिडिटी एक्सपायर हो जाता है तो यस कंपनी उसके बाद एक फ्रेश एडवर्टीजमेंट इशू कर सकती है इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट न्यू फंड्स। सर ये एडवर्टीजमेंट, ये सर्कुलर का वैलिडिटी कब तक होएगा ये पता चला, बट सर ये वैलिडिटी चालू कब से होएगा? तो लॉ मेकर बोलता है कि अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया रहेगा तो वो न्यूज़पेपर में जिस दिन एडवर्टीजमेंट आया उधर से वैलिडिटी चालू। अगर आपने अपने मेंबर्स को सर्कुलर भिजवाया रहेगा तो यहां पर जिस दिन सर्कुलर को डिस्पैच किया गया रहेगा उस दिन से वैलिडिटी चालू हो जाएगा। लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपका कंपनी एक सिक्योर्ड डिपॉजिट्स इनवाइट करता है, अगर आपका कंपनी एक सिक्योर्ड डिपॉजिट्स इनवाइट करता है तो यहां पर आपका कंपनी डिपॉजिटर्स के लिए असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा देना चाहिए मैक्सिमम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। वो चार्ज मॉर्गेज के रूप में भी हो सकता है या हाइपोथिकेशन के रूप में भी हो सकता है। रेगुलर लेक्चर्स के दौरान हमने मॉर्गेज क्या होता है, प्लेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, ये सब समझ लिया होता है। भैया मॉर्गेज बोलो, प्लेज बोलो, हाइपोथिकेशन बोलो, इट इज नथिंग बट अ चार्ज विच इज बीन क्रिएटेड अपॉन द एसेट। इट इज अ चार्ज विच इज बीन क्रिएटेड अपॉन द एसेट। तो यहां पर कंपनी अगर सिक्योर डिपॉजिट्स इनवाइट कर रही है तो वो कंपनी जिस दिन फंड्स एक्सेप्ट किया उधर से 30 दिनों के अंदर कंपनी अपने असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करवा देना चाहिए, या तो मॉर्गेज के रूप में या तो हाइपोथिकेशन के रूप में। अगर कंपनी यहां पर बोलती है कि नहीं हम थोड़ा सा असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करेगा, थोड़ा सा डिपॉजिट इंश्योरेंस देगा तो भी चलेगा, बट याद रखना आप जो भी सिक्योरिटी देने वाले रहोगे द वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी शुड नेवर बी लेसर देन द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। इट शुड नेवर बी लेसर देन द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट। लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपका कंपनी एक सिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइट किया रहेगा, अगर आपका कंपनी एक सिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइट किया रहेगा तो यस आपका कंपनी एक डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। 1 और मोर देन 1 डिपॉजिट ट्रस्टीज अपॉइंट किया जा सकता है, बट ये कब होएगा? व्हेनेवर अ कंपनी इज गोइंग टू इनवाइट सिक्योर्ड डिपॉजिट।
यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी का जिम्मेवारी होएगा टू एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एज पर फॉर्म नंबर DPT2 एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्क्यूलर, एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्क्यूलर। सर ये डिपॉजिट ट्रस्टी करते क्या है? तो भैया डिपॉजिट ट्रस्टी के पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है कि वो लोग हमेशा डिपॉजिट होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। इनफैक्ट अगर डिपॉजिट होल्डर्स को कोई भी प्रकार का ग्रीवियंसेस रहेगा तो उनके ग्रीवियंसेस को बड़े इफेक्टिव मैनर से डिपॉजिट ट्रस्टी रिड्रेस कर देगा। यहां पर कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है टू एक्ट एज अ डिपॉजिट ट्रस्टी, कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है टू एक्ट एज अ डिपॉजिट ट्रस्टी। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल हो, या कंपनी के होल्डिंग कंपनी का या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल हो, या ऑफिसर या एम्प्लॉय हो, या आप डिपॉजिट होल्डर स्वयं क्यों ना हो, तो बॉस यू आर डिस्क्वालीफाइड टू गेट अपॉइंटेड एज अ डिपॉजिट ट्रस्टी। अगर you are indebted to the company, if you are indebted to the company or its holding company or its subsidiary company or its associate company, तो even in that case you are disqualified to get appointed as a deposit trustee। अगर आपका कंपनी के साथ कोई भी प्रकार का पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, कोई भी प्रकार का मॉनिटरी रिलेशनशिप है, तो yes, even you are disqualified to get appointed as a deposit trustee। अगर आपने कोई भी प्रकार का गारंटी वाला अरेंजमेंट किया रहेगा कंपनी के साथ, तो इवन इन दैट केस यू आर डिस्क्वालीफाइड टू गेट अपॉइंटेड एज अ डिपॉजिट ट्रस्टी। इनफैक्ट आप जो 4 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, यहां पर आप लोग का कोई भी रिलेटिव होएगा उनको भी डिस्क्वालीफाई करने में आया है। लॉ मेकर बोलता है कि डिपॉजिट ट्रस्टी को अगर कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जाता है तो उस समय के एक्सपायरी के पहले हम उसको अपनी पोजीशन से निकाल नहीं सकते हैं। बट एक ही एक्सेप्शनल केस है जहां पर लॉ मेकर बोलता है कि अगर कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाया रहेगा एंड अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स उस बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, आई रिपीट, उस बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, अगर उन सारे के सारे डायरेक्टर्स ने कंसेंट दिया कि नहीं 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 डिपॉजिट ट्रस्टी को निकालो, भले उसका वक्त नहीं आया बट उसको निकालो, तो ही निकाला जा सकता है, वरना डिपॉजिट ट्रस्टी को निकाला जा सकता नहीं है। लॉ मेकर बोलता है कि जब भी तुम्हारा कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रिसीव करना चाहता है तो सबसे पहले तुम्हारा कंपनी अपने इंटेंडिंग डिपॉजिटर के पास से एक एप्लीकेशन फॉर्म जरूर लेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म जरूर लेगा। यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि जो भी इंटेंडिंग डिपॉजिटर होएगा, वो बंदा एक डिक्लेरेशन देगा कि मैंने जो भी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है इन अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, वो पैसा मैंने कहीं से बोरो किया नहीं है। यहां पर अगर आप एक नॉमिनी अपॉइंट करवाना चाहते हो तो आप एक नॉमिनी भी अपॉइंट करवा सकते हो। यू कैन अपॉइंट एनी पर्सन एनी टाइम एज द नॉमिनी फॉर यू। लॉ मेकर बोलता है कि जिस दिन कंपनी ने डिपॉजिट्स के माध्यम से पैसा स्वीकार लिया है, उधर से 21 डेज के अंदर कंपनी अपने डिपॉजिटर को एक डिपॉजिट रिसिप्ट दे देना चाहिए। अगर डिपॉजिटर ने कैश जमा किया है तो 21 डेज के अंदर डिपॉजिट रिसिप्ट दे दो। अगर डिपॉजिटर ने कोई प्रकार का चेक जमा किया है तो जिस दिन चेक रियलाइज होएगा उधर से 21 दिनों के अंदर कंपनी डिपॉजिट रिसिप्ट दे देना चाहिए। अगर यहां पर कोई बंदा अपने डिपॉजिट को रिन्यू किया है तो जिस दिन रिन्यू किया उधर से 21 डेज के अंदर कंपनी उस बंदे को डिपॉजिट रिसिप्ट दे देना चाहिए। यहां पर आपके कंपनी को कोई प्रकार का लिक्विड एसेट्स मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट एक प्रकार का फंड्स अरेंज करके रखना पड़ेगा इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। सर कितना फंड्स उधर अरेंज करके रखना पड़ेगा? तो लॉ मेकर बोलता है कि जो भी पैसा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर होने वाला रहेगा उसका एटलीस्ट
20% जितना अमाउंट तुम्हें इस फाइनेंशियल ईयर के ऑन और बिफोर 30 अप्रैल के पहले पहले एक अलग से अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, कॉल्ड एज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। यहां पर ये जो भी पैसा तुमने डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट के अंदर जमा किया रहेगा, वो पैसा कंपनी कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स को रीपे करवाने के लिए ही यूज किया जा सकता है। लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, कॉल्ड एज रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स। इस रजिस्टर के अंदर वेरियस डिटेल्स टूवर्ड्स डिपॉजिटर्स लिखा जाएगा। सर डिटेल्स कब लिखना पड़ेगा? तो लॉ मेकर बोलता है कि जिस दिन तुम्हारा कंपनी किसी को डिपॉजिट रिसिप्ट दिया, उधर से 7 दिनों के अंदर अंदर उस बंदे का डिटेल्स सीधा का सीधा रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में लिखवा दिया जाना चाहिए। जो भी एंट्रीज आपने इस रजिस्टर के अंदर मारा रहेगा, वो एंट्रीज एटलीस्ट 8 इयर्स तक आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। लॉ मेकर बोलता है कि अगर बाय चांस कोई डिपॉजिटर प्री मैच्योर सरेंडर करवाना चाहता है तो वो अलाउड है, बट प्री मैच्योरिटी इज अलाउड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डे व्हेन दैट पर्सन हैज डिपॉजिटेड हिज मनी। जब भी कोई डिपॉजिटर प्री मैच्योरिटी चाहेगा तो यहां पर कंपनी ने उसको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉमिस किया रहेगा, उसमें से फ्लैट 1% रिड्यूस करके उसको अपना पैसा लौटा दिया जाएगा। यहां पर ये 2 सिचुएशंस है जिधर प्री मैच्योरिटी जरूर होएगा, बट कोई भी प्रकार का रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट करवाया जाएगा नहीं। अच्छा, अगर यहां पर कोई डिपॉजिटर प्री मैच्योरिटी करवाता है इन ऑर्डर टू अर्न अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी कंपनी के पास वो वापस से वो पैसा रखेगा, बट इन ऑर्डर टू अर्न अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कंपनी प्री मैच्योरिटी करेगा, बट उसको बोलेगा सुन भाई, अब तू यहां पर जो भी पैसा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना, दैट मनी विल बी इन्वेस्टेड मिनिमम फॉर द पीरियड विच वॉज अनएक्सपायर्ड। अगर मैंने 3 साल के लिए पैसा रखा था कंपनी के पास इन अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, पहले ही साल को खत्म करने के बाद मैंने बोला कंपनी मेरा ये डिपॉजिट का पैसा है ना, आप नए वाले स्कीम में लगा दो बिकॉज उधर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। कंपनी बोलेगा चलेगा, बट ये वाला पैसा तेरे को मिनिमम 2 साल के लिए अभी हमारे पास इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। मैं बोला चलेगा। यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट्स के माध्यम से फंड्स रेस किया रहेगा, तो वो कंपनी अपने डिपॉजिटर का डिटेल्स आरओसी के पास जमा जरूर करवाएगा ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर। डिटेल्स जमा करवाना पड़ेगा इन अ फॉर्म कॉल्ड एज DPT3 एंड इस डिटेल्स को सर्टिफाई कंपनी का ऑडिटर करेगा। यहां पर अगर आपका कंपनी कोई भी प्रकार का पैसा डिपॉजिट्स के तौर पे लिया था फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, आप कौन सा कंपनी हो, यू आर अ पब्लिक कंपनी, एंड अगर आपका कंपनी कोई भी प्रकार का पैसा डायरेक्टर के पास से लिया रहेगा इन अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो इस चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूर डिस्क्लोज करना। अच्छा, अगर आपका कंपनी प्राइवेट कंपनी है एंड अगर पैसा रिसीव करता है आइदर फ्रॉम डायरेक्टर्स और फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ द डायरेक्टर्स, तो उस चीज को भी डिस्क्लोज जरूर किया जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। जब भी कोई कंपनी डिपॉजिटर्स के पैसे को रीपे करने में डिले करेगा, जब भी कोई कंपनी डिपॉजिटर के पैसे को रीपे करने में डिले करेगा, तो वो कंपनी उधर अपने डिपॉजिटर को एक पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा विच विल बी एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि अगर तुम्हारा कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था एज पर द अर्लियर एक्ट, तो वो डिपॉजिट्स को तुम्हें रीपे तो करना ही करना है एज पर सेक्शन नंबर 74, बट जब तक रीपे नहीं करोगे तब तक अगर पुराना कानून फॉलो किया तो चलेगा। बट अगर यहां पर तुम्हारा कंपनी अभी से कोई भी नया डिपॉजिट लेगा, तो नए डिपॉजिट्स के लिए उन्हें नया कानून फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज चैप्टर नंबर 5 अलोंग विद द रूल्स विच आर देयर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनी रूल्स 2014। यहां पर हमने अभी तक जितना भी रूल्स पढ़ा है, उन रूल्स में से कोई भी रूल तोड़ा तो फिर आपके कंपनी के ऊपर एज वेल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर एक पेनल्टी लागू करवा दी जाएगी।
फ्लैट पेनल्टी आएगी विच कैन बी ऑफ मैक्सिमम 5,000 रुपीज। उसके साथ साथ जितना दिन डिफॉल्ट चलेगा पर डे अलग से 500 रुपया लगते जाएगा टिल द टाइम द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने पूरा का पूरा चैप्टर डिपॉजिट रिवाइज किया एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अलोंग विथ कंपनी रूल्स 2014। यहां पर डिपॉजिट का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पूरा का पूरा नेगेटिव लिस्ट में दिया गया है। वो डेफिनेशन अंडर कंपनी रूल्स नेगेटिव लिस्ट में दिया गया है। यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि अगर तुम्हारा कंपनी कोई भी प्रकार का पैसा रिसीव करता है तो वो एक प्रकार का डिपॉजिट माना जाता है। बट इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स तो उसको डिपॉजिट काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका कंपनी डिपॉजिट्स का कोई भी पैसा रिसीव किया है तो अगर डिपॉजिट के माध्यम से रिसीव किया है तो वो डिपॉजिट माना जाएगा। बट अगर आपका कंपनी पैसा रिसीव किया है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड, देख डिपॉजिट का डेफिनेशन क्या बोलता है, एनी मनी रिसीव्ड इज कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट। बट इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट या फ्रॉम फॉरेन बैंक्स या फ्रॉम मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फ्रॉम अ लोकल बैंक या तो फ्रॉम अ लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये जो भी पैसा तुम रिसीव करोगे ना उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अगर आपका कंपनी कोई भी प्रकार का फंड्स लिया है फ्रॉम अनदर कंपनी जिसको हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बोलते हैं तो उसको भी यहाँ पर डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, मतलब चैप्टर नंबर 5 लागू करवाया जाएगा नहीं। अगर आपका कंपनी शेयर्स को इशू किया है एंड अगर शेयर्स के माध्यम से जो भी पैसा कंपनी रिसीव किया है, बट यहां पर अगर कंपनी कोई बंदे को शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएगा तो कंपनी उसको वो पैसा रिफंड कर देना चाहिए। See, if the company has received the money in a form of shares, तो यहां पर कंपनी अलॉटमेंट कर देना चाहिए विद इन 60 डेज। बट अगर नहीं कर पाएगा तो वो पैसा 15 दिन में रिफंड कर देने का। अगर 15 दिन में रिफंड कर दिया तो जो भी पैसा रिसीव किया था वो डिपॉजिट नहीं है, बट अगर रिफंड नहीं किया तो 15 दिन के बाद वो डिपॉजिट मानने का चालू हो जाएगा। यहां पर देयर आर वेरियस अदर मोड्स थ्रू विच द कंपनी विल रिसीव द मनी बट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, तो उसको हम पूरा का पूरा नेगेटिव लिस्ट में कवर किया है। एंड यहां पर वो सब चीज हम लोग ने एकदम डिटेल में हमारे रेगुलर लेक्चर में अंडरस्टैंड किया है। तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर टुवर्ड्स डिपॉजिट रिवाइज हो चुका है। तो दैट्स ऑल टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। थैंक यू सो मच।